हेलो गाइस, आज हम करने वाले हैं बाई वीकली कॉन्टेस्ट का प्रॉब्लम नंबर 2। तो ये प्रॉब्लम नंबर 2 है 3693। ओके, क्लाइंबिंग स्टेयर्स 2। तो क्लाइंबिंग स्टेयर्स का पार्ट 1 आपने किया होगा। जो क्लाइंबिंग स्टेयर्स पार्ट 1 है वो डीपी के ऊपर बेस्ड है और ये प्रॉब्लम भी डीपी की ही है। मुझे तो यहीं से इसका आइडिया मिल गया था ये प्रॉब्लम डीपी की है। बाकी मैं आपको बताऊँगा कि इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट से कि ये प्रॉब्लम डीपी की क्यों है। सबसे पहले हम देखेंगे इसका बॉटम अप, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच देखेंगे और फिर इसको एक बार रिकर्जन प्लस मेमोआइजेशन से भी समझ लेंगे कि बॉटम अप को हम रिकर्जन प्लस मेमोआइजेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। ये दोनों के दोनों आपस में कन्वर्टेबल है, मतलब अगर आपने एक भी अप्रोच दोनों में से सोच ली तो आप इन दोनों को इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। तो समझ लेते हैं सबसे पहले इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि हमें एक n=4 वेरिएबल दे रखा है और एक कॉस्ट इक्वल टू एरे दे रखी है, ठीक है, कॉस्ट एरे और एक वेरिएबल। तो इसका मतलब क्या है, और क्लाइंबिंग स्टेयर्स है तो मतलब इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें सीढ़ियाँ चढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सीढ़ियों को चढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे n=4 है तो मैं n स्टेयर्स बना लेता हूँ। तो ये हो गई एक स्टेयर, ये हो गई दो स्टेयर, ये हो गई तीन स्टेयर और ये हो गई चार स्टेयर, ठीक है। तो अगर पहले तो आप इनिशियली यहाँ पे हो, स्टेप 0 पर हो, है ना, आपको क्या करना है, आपको ऊपर जाना है। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना कि अगर आप 0 से 1 पे जाते हो, है ना, तो आपको कुछ क्या लगती है, स्टेप की कॉस्ट लगती है। जो आपका क्लाइंबिंग स्टेयर्स 1 वाला प्रॉब्लम था उसमें क्या था, उसमें ये था कि कितने मिनिमम नंबर ऑफ़ स्टेप्स आप, मतलब कितने नंबर ऑफ़ वेज़ में आप उस वहाँ तक पहुँच सकते हो, है ना। तो वो तो हमने बहुत ईजीली किया था। ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको देखते हैं। इसमें हमें बताना है कि मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, है ना। जैसे मान लो अगर आप 0 से 1 जाते हो तो आपकी कॉस्ट पता है क्या लगती है, कॉस्ट लगती है आपकी, ये हमें कॉस्ट एरे दे रखा है, कॉस्ट 1 आपकी कॉस्ट लगेगी, है ना, और प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर। इसको जनरलाइज करके लिखता हूँ, आई से अगर आप जे जा रहे हो तो मतलब कि आप कॉस्ट एरे के अंदर से जेथ वाला जो एलिमेंट है उसको ले लो और प्लस कर लो जे माइनस आई के होल स्क्वायर को, ठीक है। ये आपकी कॉस्ट लगेगी जब आप आई स्टेयर से जे स्टेयर पे जाते हो। तो आपको ये बताना है कि आप n+1 स्टेयर पे जाकर कितनी मिनिमम कॉस्ट में आप वहाँ तक पहुँच सकते हो। nth स्टेप पे जाना है, ठीक है, n+1 नहीं, सॉरी। तो 4th स्टेप पे जाना है हमें। तो इसमें हमें टोटल कितने स्टेप हो गए, सबसे पहले तो 0th स्टेप हो गया, 1 स्टेप हो गया, 2 स्टेप हो गया, 3 स्टेप हो गया और ये हमारा 4th स्टेप हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल n+1 स्टेप्स हो गए हैं। तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर है। अब इसकी इंट्यूशन को समझ लेते हैं कि हम इसके बारे में कैसे सोचेंगे और कैसे अपनी चीज़ों को इसमें बिल्ड करेंगे। इंट्यूशन को समझने से पहले एक और चीज़ है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें एक और चीज़ है कि हम अगर स्टेप 0 पर हैं तो हम या तो 1 पे जा सकते हैं, या तो 2 पे जा सकते हैं, या तो 3 पे जा सकते हैं। मतलब हम आगे की 3 स्टेयर्स पर जा सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी कंप्लीट प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो गई। अब ये जो केस है ना, ये यही जो प्रॉब्लम है इसको डीपी का प्रॉब्लम बनाता है। दिस इज़ डीपी प्रॉब्लम। डीपी की प्रॉब्लम में क्या पहचान होती है, सबसे पहले तो आपको सब प्रॉब्लम मिलेंगी, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स। तो देखो, अब अगर मुझे 0 से 4 जाना है तो मैं कैसे कैसे पहुंच सकता हूं। सबसे पहले मैं 0 से 1 जाऊंगा और फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 मैं डायरेक्ट जा सकता हूं। तो 1 से 4 मैं यहाँ पे लिखता हूँ, 0 से 1 गया और 1 से 4 गया, सही है। और क्या तरीका हो सकता है, 0 से 1 गया, 1 से 2 गया और 2 से 4 गया, 0 से 1 गया, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया। या 0 से डायरेक्ट 4 जा सकता हूँ, नहीं, डायरेक्ट 4 में नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये सारे तरीके मैंने इवेल्युएट कर लिए। इसके बाद मैं 0 से डायरेक्ट 2 ज़रूर जा सकता हूँ। 0 से 2 गया, 2 से 3 गया, 3 से 4 गया, 0 से 2 गया, 2 से 4 गया, हो सकता है ना, ये सारी पॉसिबल कंडीशंस हो सकते हैं। 0 से मैं डायरेक्ट 3 जा सकता हूँ, 3 से 4 जा सकता हूँ, है ना। अगर मैं इसको n=4 के लिए छोड़ के n=3 की बात करूँ, देखो, क्योंकि मेरे को आपको प्रॉब्लम को समझाना है। यहाँ पे 4 एक बड़ा नंबर हो जाता है तो आपको 4 से ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी, आपको 3 से समझाता हूँ। 0 से 3 डायरेक्ट भी जा सकता है, 0 से 1 जा सकता है, 1 से 3 जा सकता है, फिर 0 से 1 जा सकता है, 1 से 2 जा सकता है और 2 से 3 जा सकता है, 0 से 2 जा सकता है, 2 से 3 जा सकता है ना। अब देखो, अब हमारे पास इतनी पॉसिबिलिटी आ गई और तो कोई नहीं है। अब n=2 के लिए एक बार सोच के देखो। अब देखो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम क्या हो रही है, धीरे धीरे ये प्रॉब्लम रिड्यूस हो रही है। 0 से 2 जा सकता हूँ, 0 से 1 जा सकता हूँ, 1 से 2 जा सकता हूँ, है ना। और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, और कोई भी पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है।
और अगर मैं n इक्वल टू 1 पे आ गया तो क्या कर सकता हूँ, 0 से 1 ही जा सकता हूँ और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। n इक्वल टू 0 आ गया तो नो पॉसिबिलिटी, नो नंबर ऑफ स्टेप्स एंड नो कॉस्ट नीडेड, क्योंकि मैं ऑलरेडी 0th स्टेप पर हूँ। ठीक है, तो आपको दिखाई दिया कि इसमें क्यों डीपी लग रही है। अब मैं आपको सबसे पहले इसकी बॉटम अप अप्रोच समझाने वाला हूँ, तो मैं वही आपको बता रहा हूँ कि आप इसमें कैसे सोच पाओगे। तो आपको यहाँ पे बेस कंडीशंस दिख रही होंगी, यार n इक्वल टू 0 में तो कहीं जाना ही नहीं है, 0 पे आ जाएगा। n इक्वल टू 1 हो तो उसके पास एक ही चॉइस है, वो 0 से ही 1 जा सकता है और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जब n इक्वल टू 2 हो जाएगा तो वो 0 से डायरेक्ट 2 जा सकता है, नहीं तो 0 से 1 और 1 के थ्रू वो 2 पे जा सकता है। n इक्वल टू 3 हो, अब ध्यान से देखो, तो 0 से 2, अब 2 से तो 3 आ ही सकता है, 0 से 1 से 2 और 2 से 3 आ सकता है, 0 से 1 और 1 से 3 आ सकता है। ये सब ऐड ऑन हो रहा है और ये 0 0 से डायरेक्ट 3 आ सकता है। इसके पीछे के 3 ऐड ऑन हो गए हैं और देखो 1 2 3 4 एग्जैक्टली यहाँ भी 4 तरीके हैं, है ना। अब देखो आपको इसकी बात, इसके लिए बात समझ आ रही है, इसके लिए दिखाता हूँ। 3 पे तो ऑलरेडी पहुँच गए हैं, अब 3 से 4 जा सकते हैं ना। तो इसके आगे अगर मैं 4 4 4 4 लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, 3 से 4 जा सकते हैं। 2 से 4 जा सकते हैं, हाँ 2 से ही 4 जा सकते हैं, तो यहाँ भी मैं 4 4 लिख सकता हूँ। 1 से 4, हाँ 1 से 4 जा सकते हैं, लिख सकता हूँ। 0 से 4 नहीं जा सकते, तो इसके आगे मतलब मुझे पीछे के 3 स्टेप्स को ही ट्रैक करना है। ठीक है, तो देखो कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर 6 है, मतलब एक मिस हो रहा है। कौन सा मिस हो रहा है, 0 से 1 से 4 हो गया, ये हो गया 0 से 2 से 4, 0 से ये हो गया है, 0 1 2 4 ये भी हो गया है, 0 से 3 से 4 ये भी हो चुका है, 0 1 3 4, देखो 0 1 3 4 मिस हो गया है। ठीक है, 0 1 2 3 4 है, 0 2 3 4 भी है। ठीक है, तो ये तरीके हैं। ऐसे ही क्या हुई, सारी प्रॉब्लम्स ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी। तो आपको समझ में आया कि ये डीपी की प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि इसमें जो आपका इवैल्यूएशन है वो पीछे के आंसर से हो रहा है, इसलिए इसमें बॉटम अप ज़्यादा ईजी पड़ता है। तो अब मैं इसकी फाइनली अप्रोच बनाने जा रहा हूँ। ये जितना ही मैंने आपको समझाया है इसको रिलेट करके मैं अब कंप्लीट अप्रोच आपको बनाने वाला हूँ। मैं यहाँ पे एक एरे बनाऊँगा। ठीक है, अगर आप C++ में कोड करते हो तो भी अगर अगर आप ये सब समझ लेते हो, क्योंकि ये सब तो किसी लैंग्वेज में नहीं है, ये सब ओनली लॉजिक है, तो आपको अगर ये सब समझ में आता है तो आप कोड खुद से भी लिख सकते हो। तो अगर मुझे 4 पे जाना है तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो 5 साइज़ का अपना एरे बना लूँगा। ठीक है, 5 साइज़ का एरे मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, 0th स्टेप, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप, इसलिए मेरे को इन चारों स्टेप, मतलब इनका हर एक सेल क्या स्टोर करेगा, इनका हर एक सेल ये स्टोर करेगा कि वहाँ तक पहुँचने की मिनिमम कॉस्ट क्या है, व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट टू रीच दिस सेल। तो क्या करेंगे, 0 पे पहुँचने की 0 है, दिस इज़ आर बेस कंडीशन। ठीक है, हम इसका इसका और इसका तो पहले ही इवेलुएट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ तक चीज़ें ईजी हैं। और इसके पहले अगर हम मतलब फालतू में कंडीशंस लगानी पड़ेंगे, जैसे मैंने किया है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। आपको अगर इसके लिए भी नहीं इसके लिए भी सेम चीज़ों को यूज़ करना है, बॉटम अप के अंदर घुसाना है, आप घुसा सकते हो, पर मैंने यहाँ पे डायरेक्ट 3 से लूप को रन करना शुरू किया है, i=3 से। i=3 से क्यों किया है, क्योंकि मुझे पीछे की 3 वैल्यूज़ पता है और मुझे पीछे की 3 वैल्यूज़ तक जाना है। मैं वो ओवरहेड कंडीशंस नहीं लगा रहा हूँ यहाँ पे, लाइक यहाँ पे माइनस वाइनस करके भी आप चीज़ों को हैंडल कर सकते हो कि वो आउट ऑफ बाउंड ना हो। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अब 1 तक आने की मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, ऑब्वियस है, बहुत ईजी है कैलकुलेट करना, है ना। तो 1 तक मिनिमम कॉस्ट ये होगी कि 0 से 1 जा रहे हैं, तो 0 से 1 मतलब कि कॉस्ट 1 दे दो और प्लस 1 माइनस 0 का स्क्वायर। सही लिख रहा हूँ मैं, कॉस्ट 1 मुझे कहाँ से मिलेगी ये बताओ, कॉस्ट 1 मुझे यहाँ से मिलेगी, एंड दिस इज़ 1 इंडेक्स्ड, ये 1 इंडेक्स्ड है, ये फर्स्ट इंडेक्स 2 3 4 ऐसे इंडेक्सिंग हो रही है इसकी, ये 0 इंडेक्स नहीं है, यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब आपको ये लेना है, ये नहीं लेना। ठीक है, अब उसको कैसे हैंडल करेंगे मैं वो भी आपको बताऊंगा। 1 प्लस क्योंकि हम तो यहाँ पे 1 ही पास करने वाले हैं ना यार। अब हम 0 से 1 डालेंगे तो यहाँ भी तो 1 ही पास करेंगे, 1 पास करेंगे तो वहाँ से 1 ही लेगा, क्योंकि एरे तो 0 इंडेक्स होता है। तो उसको कैसे हैंडल करेंगे वो भी देखेंगे, ज़्यादा उसमें मुश्किल नहीं है। तो 1 मैंने प्लस कर दिया, 1 यहाँ प्लस कर दिया, 2 मिल गया, तो यहाँ तक की कॉस्ट 2 हो गई। ठीक है, 2 पे आए, 2 पर हमने देखा यार यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी, या तो 0 से डायरेक्ट 2 आ सकता है, नहीं तो 0 से 1 से 2 आ सकता है। ठीक है, अब देखना, अब यहाँ पे धीरे धीरे अप्रोच बनेगी आपकी।
ज़ीरो से डायरेक्ट टू आएगा तो अब अपने पास ये वाला इवेल्युएशन है कि कॉस्ट टू ले लो और प्लस टू माइनस ज़ीरो का स्क्वायर, तो ये तो फोर हो गया, और प्लस कर दो कॉस टू क्या है, कॉस टू है वन टू यानी टू, तो फोर, ये एट हो गया। तो यहाँ पर एट आ सकता है, ये जो दे रहा है ना, ये एट दे रहा है कि भाई अगर ज़ीरो से टू डायरेक्ट ले लोगे ना स्टेप, तो आपको आठ की कॉस्ट चुकानी पड़ेगी। पर हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं हम वन के थ्रू भी तो आ सकते हैं, तो पहले मुझे यहाँ तक की मिनिमम कॉस्ट निकाल दो मिनिमम, और फिर मैं वन से टू तक की निकाल दूंगा, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट जो है ना वो डिफ़र कर रही है। तो वन से टू जाने की कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट टू प्लस टू माइनस वन का स्क्वायर, तो कॉस टू क्या होगा, कॉस टू होगा टू प्लस टू माइनस वन का स्क्वायर वन, थ्री हो गया, ठीक है। और प्लस क्या करेंगे इसके अंदर, ये तो हो गया वन से टू तक जाने का कॉस्ट, अब जीरो से वन तक जाने का कॉस्ट क्या है, जीरो से वन तक जाने का कॉस्ट है टू, तो टू मैंने इसमें ऐड किया तो फाइव, तो फाइव और एट में से कौन सा छोटा है, ऑब्वियस यार फाइव छोटा है। तो देखो आपके जो बेस कंडीशंस हैं वो फिल हो गए, ठीक है। अब यहाँ से आपका लूप जो है वो काम करेगा। आपको एक लूप रन करना है थ्री से अप टू जहाँ तक आपको स्टेप्स लेने हैं, और वो कैलकुलेट करता रहेगा। कैसे कैलकुलेशन होगी यहाँ पे, जैसे मानो हमने ये टू तक कैलकुलेट किया था, अभी थ्री के लिए आप चाहते हो कि कैलकुलेट करो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, वो ऐसे कैलकुलेट करोगे कि आपको पता है कि टू तक पहुँच गया, अच्छा थ्री पे कैसे आ सकता है, ये तो तीन ही तरीक़ों से आ सकता है, या तो दो से आ सकता है, या तो एक से आ सकता है, या तो ज़ीरो से आ सकता है, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके पास, ठीक है। तो ज़ीरो से तीन आएगा, तो मैं क्या करूँगा, ज़ीरो से तीन तक की मिनिमम एक कॉस्ट निकाल लूँगा, सी वन मान लो, वन से तीन तक की कॉस्ट निकाल लूँगा, ठीक है, सी टू मान लो, और टू से थ्री तक की कॉस्ट निकाल दूंगा, सी थ्री मान लो, ठीक है। तो ज़ीरो से थ्री तक तो आया, अब वन से थ्री तक की कॉस्ट निकालिए सी टू, प्लस क्या ऐड होगा, ज़ीरो से वन तक जाने की कॉस्ट, ज़ीरो ये हमने टू से थ्री तक जाने की कॉस्ट तो निकाल ली, पर ज़ीरो से हमें स्टार्ट तो ज़ीरो से ही करना है ना, स्टार्ट ज़ीरो से ही करना है, बस वो किसके थ्रू होके आ रहा है वो डिपेंड करता है। तो ज़ीरो से पहले टू चला जाएगा और फिर टू से थ्री चला जाएगा, तो टू से थ्री तक निकाल दिया है, और ज़ीरो से टू तक और निकाल लेंगे, है ना, और दोनों को कर देंगे ऐड। अब इन तीनों में से जो मिनिमम आएगा ना, वो हम यहाँ पे फिल कर देंगे, ठीक है। समझ में आई आपको बात। और ऐसे ही जब हम फिल करते रहेंगे तो लास्ट वाले सेल को भी हम ऐसे ही फिल कर देंगे। और यहाँ पे हर एक सेल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम कॉस्ट ज़ीरो से वहाँ तक पहुँचने की, तो लास्ट सेल भी क्या रिप्रेजेंट करेगा, ज़ीरो से फोर तक को पहुँचने की मिनिमम कॉस्ट, तो आंसर क्या होगा, डी पी ऑफ फोर। ये मैंने डी पी एरे बनाई है, ठीक है। तो अप्रोच आपको क्लियर हो गई होगी, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है मैंने एक एरे बना लिया है, हाँ जो कॉस्ट एरे है हमारा वो वन इंडेक्स्ड है, तो उसको हैंडल करने का ये तरीका है, एक नया एरे बना लूँगा, एक नया एरे बना लिया, ठीक है, एन प्लस वन साइज़ का, क्योंकि कॉस्ट जो है वो एन साइज़ का है, तो मैंने एन प्लस वन साइज़ का एरे बना लिया। अगर मेरा कॉस्ट जो है, कॉस्ट यहाँ पे बना लेता हूँ, वन टू थ्री फोर है, और ये कह रहा है भाई मैं वन इंडेक्स हूँ, तो मैं बोला ठीक है एक और एरे बना लो। यहाँ पे तो ऑलरेडी हम ज़ीरो रखेंगे, और फिर ये वैल्यूज़ ऐसे रख देंगे यहाँ पे। अब तो हो गया ही ज़ीरो इंडेक्स्ड, अब तो वन लेंगे तो वन मिलेगा, टू लेंगे तो टू मिलेगा, थ्री लेंगे तो थ्री मिलेगा, है ना। तो कॉस्ट को भूल जाओ, एरे वाला हमारा कॉस्ट दे देगा। डी पी इक्वल टू न्यू इंट, ये हमारा मेन एरे है जो हमारा आंसर रिटर्न कर रहा होगा, और यहाँ पे एरे को इनिशियलाइज़ कर लिया है। और ये जो पार्ट है हमारा फॉर लूप का, ये क्या कर रहा है, ये एरे को फिल कर रहा है। यार आई प्लस वन अब ज़ीरो से होगा, तो ज़ीरो प्लस वन वन, तो ए आर आर वन पे, अब इस पर तो बाई डिफ़ॉल्ट ज़ीरो है, ज़ीरो पे शुरू में तो सब में ज़ीरो होगा ना, तो ए आर आर वन पे क्या हो जाएगा, कॉस्ट की ज़ीरो की वैल्यू, टू पे कॉस्ट वन की वैल्यू, थ्री पे क्या फिल हो जाएगा, कॉस्ट टू की वैल्यू, है ना। अब बात आती है डी पी एरे को इनिशियलाइज़ करने की, तो सबसे पहले डी पी ऑफ ज़ीरो तो ज़ीरो हो जाएगा, ये हमें पता है, इसमें हमें कोई डाउट नहीं कि ज़ीरो स्टेप पर है तो ज़ीरो हो जाएगा कॉस्ट। वन पे जाने की मिनिमम कॉस्ट क्या हो जाएगी, ज़ीरो से वन, ज़ीरो से ही तो जा सकता है, तो बिल्कुल यही मिनिमम कॉस्ट हो जाएगी। और ये कॉस्ट मेरा एक फंक्शन है जो मुझे कॉस्ट निकाल के दे रहा है, मैंने इसको अलग से फंक्शन बना दिया कि मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। और वो फंक्शन ये रहा कॉस्ट, इंट आई इंट जे क्या रेफर कर रहे हैं कि आई से जे तक पहुँचने की कॉस्ट क्या है, तो आई से जे पहुँचना है, इसलिए ए आर आर जे रखा है यहाँ पे, ये ज़ीरो इंडेक्स है तो ये संभाल लेगा, जे माइनस आई का स्क्वायर, ठीक है।
प्लस करके रिटर्न किया, बहुत सिंपल ये फंक्शन है हमारा, और बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा हमेशा। और ठीक है, अब उसके बाद मान लो अगर हमें n 1 ही दिया हो, हमें 1 पे ही जाना है, तो यहाँ पे तो आउट ऑफ बाउंड आ जाएगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही चेक लगा लिया है कि इफ़ n इक्वल टू 1 तो यार डी ऑफ 1 रिटर्न कर दो यहीं से। और अगर नहीं है 1 2 है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डी ऑफ 2 निकालेंगे यहाँ से, मैथ डॉट मिनिमम यहीं से वैसे हमारा शुरू हो गया है, इसको हमने मैनुअली निकाल लिया है। ठीक है, कैसे बताया था आपको मैंने, 0 से डायरेक्ट 2 जा सकता है, नहीं तो 0 से 1 के थ्रू होकर 2 जा सकता है। तो ये जो है मेरा डायरेक्ट 2 वाली कॉस्ट दे देगा, और 0 से 1 तक की कॉस्ट जो है वो दे रहा है ये डी ऑफ 1। ये 1 वाले ये इंश्योर कर रहा है डी ऑफ 1 कि 1 तक पहुंचने की मिनिमम कॉस्ट मेरे पास है, और 1 से 2 तक पहुंचने की कॉस्ट फंक्शन दे देगा। तो दोनों को ऐड कर दोगे तो 0 से 2 तक पहुंचने की कॉस्ट ये भी दे देगा, तो दोनों में से जो मिनिमम होगा वो ले लो। i इक्वल टू 3 से मैंने लूप को रन किया अप टू n तक। ठीक है, क्योंकि मुझे n+1 साइज़ के एरे को फिल करना है। अब ये x क्या है, y क्या है, z क्या है, ये कॉस्ट है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर मैं 5 पर हूँ तो मैंने क्या निकाल लिया, चलो 4 का एग्जांपल लिया था, 4 से ही समझते हैं। 4 के लिए क्या बोला था, या तो वो 2 से पहुँच सकता है, या तो 3 से पहुँच सकता है, या 4 से पहुँच सकता है, सॉरी या तो 1 से पहुँच सकता है, या 2 से पहुँच सकता है, या 3 से पहुँच सकता है। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है, ये सब मान लो आप 4 4 4 लिखा हुआ है, और ये 3 से 4 तक चलने की कॉस्ट है, ये 2 से 4 चलने की कॉस्ट है, ये 1 से 4 चलने की कॉस्ट है। तो कॉस्ट मिल गया यार, 1 से 4 की कॉस्ट है, 2 से 4 की कॉस्ट है, 3 से 4 की कॉस्ट है। तो इसमें अब हमें करना ही क्या है, ऑब्वियस है कि 3 से 4 तो निकाल लिया, तो बचा क्या, 0 से 3 कितना मिनिमम कॉस्ट में पहुंचा होगा, तो वो तो ऑलरेडी डी ऑफ 3 के अंदर स्टोर होगा ना, है ना, यहाँ पे प्री वैल्यूएशन हो रहा है। और टू से 4 तक का कॉस्ट हमने निकाल दिया, तो डी ऑफ 2 हमें क्या दे देगा, ये तो ये दे देगा कि 0 से 2 तक पहुँचने का क्या कॉस्ट है, और फिर 2 से 4 वाले में उसको ऐड कर देंगे, तो टोटल 0 से 4 तक पहुंचने का जो कॉस्ट है वो निकल जाएगा। ठीक है, मिनिमम ले लूँगा मैं तीनों को। ठीक है, तीनों का मैंने मिनिमम ले लिया, जो मेरा मिनिमम आया उसको मैंने डी ऑफ आई में फिल कर लिया फॉर फर्दर इवेलुएशन, और ऐसे ही करके स्टेप बाय स्टेप जो है मेरा इवेलुएट हो जाएगा। लास्ट में मैंने रिटर्न किया है डी ऑफ एन को शायद, है ना। ठीक है, तो लास्ट में मैंने डी ऑफ एन को रिटर्न कर दिया। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे बिग ऑफ एन का लूप रन किया है, बाकी सब तो कांस्टेंट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के हैं, और बाकी बिग ऑफ एन स्पेस होगी, मैंने स्पेस यूज़ करा है डीपी एरे और एरे वाले एरे में। ठीक है, अब एक बार समझ लेते हैं, और ड्राई रन करके मैंने आपको पीछे दिखा दिया है। ठीक है, अगर आपको ना समझ में आए तो आप इसको देखने के बाद एक बार उसे देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको इसकी समझा देता हूँ जो रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन की अप्रोच है। समझाने से पहले मैं आपको बताता हूँ यार वो मैंने निकाली कैसे, वो भी निकालना बहुत सिंपल काम है, वो इसी से निकलती है, मतलब एग्जैक्टली यही चीज़ है वो भी। बस करना क्या है ना, उसमें हमें एक सॉल्व फंक्शन बनाना है जो कि रिकर्जन को परफॉर्म करेगा। मान लो इसे मैंने वो स्टेयर रखा जो निकाल के मुझे दे देगा। अब देखो यहाँ पे कैसे काम करेगा ये जो n है ना, ये मान लो 4 है, n इक्वल टू 4 है, तो 4 क्या करेगा, 4 कहेगा कि मुझे 3 का भी ला के दे दो, 2 का ला के दे दो, 1 का ला के दे दो, फिर 3 का लाने जाओगे, फिर 2 का लाने जाओगे, फिर 1 का लाने जाओगे। ऐसे ही करते करते क्या होगा, आपका जो है बेस केस जो है वो हिट हो जाएगा। हमने बेस केस यहाँ पे 3 बना रखे हैं, 0 1 और 2, कोई सा भी हिट होता है तो आपका वहाँ से फंक्शन जो है रिटर्न हो जाएगा। सिंपल है। अगर आपको बॉटम अप को रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, आपने जिस चीज़ से डीपी एरे को इनिशियलाइज किया है वो क्या बन जाएंगे, वो आपके बन जाएंगे बेस केस। तो 0 डी ऑफ 0, डी ऑफ 1, डी ऑफ 2, ये आपके बेस केस बन गए। और जो आपका यहाँ पे n है ना, अगर n 1 0 हो गया तो 0 रिटर्न कर दो, n 1 हो गया तो कॉस्ट 0 1 रिटर्न कर दो, n 2 हो गया तो ये पूरा रिटर्न कर दो। सिंपल है, बेस केस मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आता है आपका मेमोराइजेशन। मेमोराइजेशन चलो बाद में करेंगे, रिकर्जन का देखते हैं कैसे काम कर रहा है, तो उसको समझते हैं एक बार। देखो सबसे पहले मैं आपको ये रिकर्सिव फंक्शन समझाऊंगा, सॉल्व, और यहाँ पे मैंने वो लिखा है जहाँ पे मुझे पहुँचना है, जिस स्टेप पर मुझे पहुँचना है, जिस स्टेप पे n इक्वल टू 0 0 रिटर्न कर दिया, n इक्वल टू 1 तो कॉस्ट 0 से 1 तक पहुँचने की, और n इक्वल टू 2 तो ये मैंने रिटर्न कर दिया। ये मेमोराइजेशन स्टेप है, -1 नहीं होगा तो डी ऑफ n रिटर्न कर दो, क्योंकि वो पहले ही इवेलुएट हो चुका होगा। सॉल्व n-1 प्लस कॉस्ट n-1 से n, तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल। देखो कैसे, क्या कह रहा है ये कह रहा है अगर n इक्वल टू 4 है
तो मुझे क्या करो ना आप, मुझे आप 3 की जो है वो कॉस्ट ला के दे दो। सॉल्व क्या कर रहा है, सॉल्व मिनिमम कॉस्ट दे रहा है। देखो डीपी एरे से क्या हो रहा था, डीपी एरे से ना प्री इवैल्यूएशन हो रहा था। जैसे मान लो ये है, तो आप क्या कह रहे थे, आप यहाँ से पीछे से वैल्यूज़ को उठा रहे थे। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी वैल्यूज़ उठाई जाती हैं, पर वो अगले फंक्शन में जाके उठाई जाती हैं। जैसे यहाँ पे 4 है, तो अभी कह रहा है मुझे 3 का ला के दे दो, ये कह रहा है ला के दे दो, और वहाँ पे पहले से ही इवैल्यूएटेड था 3 का। समझ रहे हो, ये जा रहा है आगे की तरफ और ये पीछे से वैल्यू को ला रहा है ना। सॉरी, ये जा रहा है आगे की तरफ और ये जा रहा है पीछे की तरफ, है ना। ये बेस कंडीशन को करते हुए आगे बढ़ता है, पीछे से इवैल्यूएशन करते करते, और ये आगे बढ़ जाता है, पहले ये आगे होता है और फिर पीछे से वैल्यूज़ लाना स्टार्ट करता है बेस कंडीशन से। तो 3 का वैल्यू ला दो, और 3 का वैल्यू लाने के बाद क्या मिलेगा, 3 और 4 का मैं कॉस्ट निकाल लूँगा, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा। यही काम वहाँ भी कर रहे थे। मैं बस आपको यहाँ पे ये समझा रहा हूँ कि ये कैसे काम कर रहा है, और आप कैसे दोनों को एक जैसा ही समझो। अब यहाँ पर 4 है, तो वो 2 से भी तो आ सकता है, तो मुझे 2 का ला के दे दो, और फिर 4 माइनस 2 से 4 तक का कॉस्ट मैं निकाल लूँगा। तो ये ला कर दे दो मतलब क्या, 0 से 2 ला के दे दो और 2 से 4 मैं निकाल लूँगा। 0 से 1 ला के दे दो, 1 से 4 मैं निकाल लूँगा, यही है। फिर 0 से 3 ला के मुझे दे दो, 3 से 4 मैं निकाल लूँगा, यही तो हो रहा है। और फिर तीनों को ऐड किया और लास्ट में रिटर्न कर दिया कि मैट डॉट मिनिमम, जो भी तीनों में से मिनिमम हो उसको यहाँ से रिटर्न कर दो डीपी एरे में स्टोर करवा के, ताकि मेमोराइजेशन में हेल्प हो। ठीक है, तो आपको ये कोड भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यहाँ पे जो कॉस्ट फंक्शन है सेम फंक्शन है, इसलिए मैंने इसको बताया नहीं। और इसकी भी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या होगी, बिग O ऑफ n, है ना, क्योंकि यहाँ पर भी एक n एक ही बार इवेल्युएट हो रहा है, और जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो यहाँ पे रिकर्जन स्टैक बनता है, तो वो भी बिग O ऑफ n होगी। ठीक है, तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।